This is an indie podcaster production. मैडम, बुरा ना माने तो एक बात पूछनी थी। क्या हमें कुछ डिस्काउंट वगैरह नहीं मिल सकता? देखिए, हंसना हंसाना बहुत आसान है, मुश्किल है तो रुलाना। वैसे भी जिंदगी में एक बार का ही तो खर्च है ये। और फिर आपके नाते रिश्तेदार, जान पहचान वाले, सखी सहेलियां, सबके सामने आपको अपनी परफॉर्मेंस देनी होगी। तो ऐसे खास मौके के लिए कुछ खास चार्ज भी तो बनता है। आप सुन रहे हैं कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एक अरसे के बाद बात हो रही है हमारी। हमें मिस तो किया होगा आपने हमारी चुनी हुई कहानियों को। हमने पिछले साल मानव कौल जी की लिखी कहानी के साथ 150 एपिसोड पूरा किया था और उसके बाद से हमने इस पॉडकास्ट से कुछ टाइम के लिए छुट्टी ले ली थी। भाई 3.5 साल तक लगातार हर शुक्रवार आप तक कहानियां ला रहे थे, तो इतना तो बनता था। लेकिन सच बताऊं तो ये छुट्टियां इतनी आसानी से नहीं कटी। आप सबकी याद सताते रही, कहानियों की कमी हमें अखरती रही। लेकिन इसी दौरान आप में से कई लोगों ने सारी कहानियां सुनी, बहुत सारे नए लोग भी जुड़े और बहुत सारे लोगों ने हमें लिखा भी। उनके बारे में जरूर बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बताऊं कि मैं आज क्यों आया हूं। तो मुझे पूरा यकीन है कि आपके मन में भी बहुत सवाल आ रहे होंगे कि पीयूष यहां क्या कर रहा है। क्या कहानी जानी अनजानी कहानियों का दौर फिर से शुरू होने वाला है? हम कहानियों का दौर अभी शुरू तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम धीरे धीरे वापस कहानियों तक आना जरूर चाहते हैं। ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है वापस कहानियों तक आने की और आप तक खूबसूरत कहानियां लाने की। एक और खास खबर यह है कि HT स्मार्टकास्ट पॉडमास्टर 2024 में हमारे पॉडकास्ट कहानी जानी अनजानी को नॉमिनेट किया गया है। जी हां, और आप सबके वोट और सपोर्ट से हम बेस्ट स्टोरी टेलिंग पॉडकास्ट का खिताब जीत सकते हैं। तो वोटिंग लिंक हमारे वेबसाइट piyushagarwal.com पर है या फिर इस एपिसोड के डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगी। तो लास्ट डेट 10 फरवरी है, तो अगर हो सके तो जरूर वोट कीजिएगा और हमें इस खिताब को जीतने में मदद कीजिए। और यही नॉमिनेशन के बहाने से हमें लगा कि क्यों ना एक कहानी आप लोगों के साथ साझा किया जाए। इसी बहाने कुछ बातें भी हो जाएंगी और हमारी जो दूरी है, जो कुछ समय से मुझे अखर रही थी, ये भी कम हो जाएगी। तो आज की कहानी की ओर बढ़ने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आप सभी का, जिन्होंने पिछले 9 महीनों में हमें ढेरों खत लिखे, ईमेल्स किए, मैसेजेस किए, हमारे लिए एप्पल पॉडकास्ट पर रिव्यूज छोड़े, यहां तक कि स्पॉटिफाई पर भी हमारे सवालों के जवाब दिए। आप सबने हमारा हिम्मत बनाए रखा और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहे। हमारा भरोसा भी बनाए रखा कि हमारे इस पॉडकास्ट की ताकत क्या है। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जालंधर से प्रिया जी का, चित्रकूट से अमित सिंह जी का, गुड़गांव से पवन कुमार जी का, ऋतुजा मेधी जी का, सुमन कौशल जी का। ये और इनके अलावा और भी कई है जिन्होंने हमें लंबे लंबे खत लिखे, हमें धन्यवाद किया और हमें बताया कि उनकी पसंदीदा कहानियां क्या है। इसके अलावा यवोन हैगुड, जिन्होंने डोनेशन के साथ पॉडकास्ट का सपोर्ट बनाए रखा। ये पॉडकास्ट अभी भी इसलिए अवेलेबल है क्योंकि इसकी होस्टिंग की जो फीस है वो आप में से कई लोग हैं जो अभी भी कंट्रीब्यूट कर हमारा सपोर्ट बनाए रखे हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा सावित्री शर्मा जी, अजय जुगरन जी, रजनी गुप्ता जी और भी कई लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ कहानियां भी साझा की। हम कोशिश करेंगे कि आगे चलकर कभी न कभी वो कहानियां आप तक जरूर लेकर आए। तो कैसे हैं आप लोग? हमें जरूर लिखकर बताइएगा hello@piyushagarwal.com पर। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करता हूं, चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर, जो कि एक बहुत ही गुदगुदी कहानी है। कहानी का नाम है बिदाई की रुलाई। नाम से ही आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर आ गई होगी। इस कहानी को लिखा है पूनम पाठक जी ने, जिन्होंने MCOM किया है और जन्म लखनऊ में लिया था। आजकल इंदौर में रहती हैं और 2010 से लिख रही हैं। ये बहुत सारे मैगजीन्स जैसे सरिता, गृह शोभा, गृहलक्ष्मी, वनिता और भी कई पत्रिकाओं में इनकी कहानियां प्रकाशित हो चुकी है। दैनिक भास्कर, अमर उजाला जैसे समाचार पत्रों में लघु कथाएं और कविताएं भी प्रकाशित होती रहती हैं। इनकी किताबें भी प्रकाशित हुई हैं, कहानियों का संग्रह है, काव्य संग्रह है और भी बहुत कुछ। तो अगर आपको आज की कहानी पसंद आए तो पूनम पाठक जी की अन्य लेखनी पर भी जरूर गौर कीजिएगा। दिल थाम के आराम से बैठ जाइए
और कहानी का लुत्फ उठाने के लिए तैयार हो जाइए। मैं पीयूष अग्रवाल बहुत ही खुश हूं कि आपके साथ फिर से जुड़ सका इस एक कहानी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी का सफर। विदाई की रुलाई, पूनम पाठक। आज तैयार होकर आ ही गई मेरी शादी की सीडी। पग फेरे के दौरान मायके आई मैं अपनी बेस्टी रिंकू के साथ शादी की सीडी देख रही हूं। बीच बीच में हमारे कह कहो से पूरा घर गूंज उठता है। सच्ची कितना मजा आ रहा है। एक एक रीति रिवाज को अब एंजॉय कर पा रही हूं। और सबसे आखिरी में ये विदाई की रस्म। यार इतनी हाय तौबा के बाद आखिरकार कितने अच्छे से रोई हूं मैं, है ना? कहते हुए मेरा बावला मन शादी के मंडप के नीचे जा खड़ा हुआ। वहां किसी बात पर मेरे जोर से हंसने पर मां का प्रवचन चालू था। देख, अभी से समझाई दे रही हूं, विदाई के वक्त तेरा रोना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारी बड़ी बदनामी होगी। लोग तो यही कहेंगे कि बेटी को कभी प्यार न दिया, तभी तो जाते वक्त बिल्कुल न रोई। अच्छे से समझ ले, वरना पता चला उस वक्त भी खी खी करके हंस रही है। पर क्यों मां? अकेला लड़का, वो भी मेरी पसंद का, अच्छी जॉब और पैसे वाला, सास ससुर इतने सीधे कि अगर मैं रोई तो वे भी मेरे साथ ही रोने लगेंगे। फिर क्यों ना हंसते हंसते विदा हो जाऊं। अरे नाक कटवाएगी क्या? हमारे यहाँ लड़कियां विदाई के समय पूरा मोहल्ला सिर पर उठा लेती हैं। देखा नहीं था कुछ सालों पहले हुई शादी में तेरी बुआ कितनी रोई थी? अरे माँ, बुआ तो इसलिए रोई थी कि तुम लोगों ने उनकी शादी उनकी पसंद से न करवाया, कि दुहाजू बूढ़े खड़ूस से करवा दी थी। बेचारी बुक्का फाड़ के न रोती तो क्या करती? तभी दादी ने भी माँ का समर्थन करते हुए आंखें तरेरी। अपनी माँ की सीख गांठ में बांध ले लड़की। हमारे खानदान में विदा में नहीं रोने को अपशगुन मानते हैं। क्या करूं, कैसे रोऊं? विदाई का तो नहीं मालूम, पर फिलहाल मुझे यही सोचकर रोना आ रहा था कि मैं विदा होने पर कैसे रोऊंगी। मैंने अपनी सहेली रिंकू को झिंझोड़ा। बता रे रिंकू, क्या करूं जिससे मुझे रोना आए? अरे ये भला मैं कैसे बता सकती हूँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर, शायद काम बन जाए। क्या बताऊं यार, आईने में देखकर कई बार रोने की प्रैक्टिस कर चुकी, मगर हर बार नाकाम रही। क्या करूं? नहीं रोई तो बड़ा बवाल मच जाएगा। दादी, बुआ, चाची, यहां तक कि मम्मी ने भी खास इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि स्टेज पर बैठी खाली खी से न निपोड़ती रहूं, बल्कि विदाई पर कायदे से रोऊं भी। ओफो, ये कायदे से रोना क्या होता है? और फिर मैंने कोई पीएचडी थोड़ी ही कर रखी है इस विषय पर जो तुझे टिप्स दे दूं। कुछ तो कर यार। अगर विदाई में न रोई तो बड़ी जगहसाई होगी। मेरे यहाँ जब तक मोहल्ले के आखिरी घर तक रोने की चीखें न पहुंच जाए, तब तक विदाई की रस्म पूरी नहीं मानी जाती। मेरी मामी की लड़की तो पिछले साल इतना रोई थी कि सुबह की बारात दोपहर तक विदा हो पाई थी। हाँ, ये बात अलग है कि उसका अफेयर कहीं और चल रहा था और शादी कहीं और। पर मैं क्या करूं, मेरी तो शादी भी मेरी पसंद से हो रही है, कहीं कोई रुकावट नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। तो आखिर कैसे रोऊं मैं? उफ, क्या मुसीबत है। ठीक है, देखती हूं कि क्या किया जा सकता है। 2 दिन बाद अपने होने वाले साजन की याद में एक गीत गुनगुनाते मैं पिया बावरी हुई जा रही थी कि रिंकू ने चहकते हुए घर में एंट्री ली। ले भाई, खुशखबरी है तेरे लिए, मिल गई रोने की जादुई चाबी। चल मेरे साथ। वैसे तो 7 दिन की ट्रेनिंग है, पर मैंने बात की है कि हमें थोड़ी जल्दी है, लिहाजा डबल चार्जेस पर वे हमारा रजिस्ट्रेशन कर लेंगी। क्या बात कर रही है? ट्रेनिंग? और वो भी रोने की? अरे हाँ मेरी जान, विदाई में सही से रोने की ये समस्या अब सिर्फ तुम्हारी नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है। आजकल दुल्हनों को उनके मनपसंद दूल्हे जो मिलने लगे हैं, अब उन्हें रुलाई आए भी तो कैसे? इसी समस्या से निजात दिलाता ये ट्रेनिंग सेंटर है, जो दुल्हन के साथ उसकी सखियों को भी विदाई पर कैसे रोना ये सिखाएगा। इसका मतलब मैं सही से रो सकूंगी अब। तू नहीं जानती तूने मेरी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। सच्ची कितनी अच्छी है तू। लेकिन
अब ये लेकिन वेकिन बीच में कहां से आ गया? अभी तो तेरी खुशी का ठिकाना ना था। अरे नहीं, खुश तो बहुत हूं, पर डबल चार्जेस। मेरा मतलब, क्या कुछ कम नहीं हो सकता? अगर कुछ कम में काम हो जाए। बात यह है कि अभी मुझे दूसरे भी बहुत से खर्चे हैं। कुछ मैचिंग ज्वेलरी लेनी है, बाकी पार्लर का भी पूरा खर्चा बचा हुआ है। मम्मी से मांग नहीं सकती, वो पहले ही कह चुकी है कि जो रुपए उन्होंने दिए हैं उसी में मुझे अपना सारा काम चलाना है। लो देख लो इनको। अरे भाई, बड़ी मुश्किल से तो पता किया है, पर इन्हें इसमें भी मोल भाव करना है। देख, अब तू ज्यादा टाल मटोल मत कर, डिसाइड कर ले चलना है कि नहीं। पहले वहां चलकर तो देख, फिर बार्गेनिंग वगैरह देखी जाएगी। ठीक है, चलना क्यों नहीं है? तू तो खामखा ही नाराज हो रही है। चल बाबा। मैं झट कान पकड़ते हुए उसकी स्कूटी पर पीछे बैठ गई। कुछ ही देर में हम दोनों शहर के प्रतिष्ठित मॉल के बाहर खड़े थे। वहां रिसेप्शन पर बैठी मैडम ने हमें एक चार्ट पकड़ाया। देखिए, सबसे पहले इस चार्ट को अच्छे से स्टडी कीजिए। इसमें रोने के कई तरीकों का उल्लेख है। हर रुलाई का अलग चार्ज है। हाँ, हमारी आंखें चौड़ी होती चली गई रोने के तरीकों को देखकर। सिंपल रुलाई, शालीनता से धीरे धीरे रोना, 5,000 रुपए। मगरमच्छी रुलाई, बिना एक भी आंसू टपकाए रोने की सिर्फ आवाज निकालना, 4,000 रुपए। सैलाबी रुलाई, ऐसे जोरों से रोना मानो सैलाब आ गया हो, 3,500 रुपए। दहाड़े मार रुलाई, रुक रुक कर दहाड़े मारना जैसे कहीं बम के धमाके हो रहे हो, 3,000 रुपए। सिसकी रुलाई, सिसकते हुए रोना, 2,500 रुपए। सम्मिलित रुलाई, सभी सखियों सहित एक साथ रोना, 2,000 रुपए। बहुत देर विचार विमर्श करने के बाद हमने मगरमच्छी रुलाई का चुनाव किया, क्योंकि मेरा तो लक्ष्य ही आवाज करके रोने का था। अपने कीमती आंसू तो मैं एक भी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। सुनिए, हमने मगरमच्छी रुलाई का चुनाव कर लिया है। फिर ठीक है, आपने बताया था कि आपको जल्दी है, तो रुपए 8,000 यहां काउंटर पर जमा कर अपनी रसीद ले लें और आज से ही अभ्यास शुरू कर दें। मैडम, बुरा ना माने तो एक बात पूछनी थी। क्या हमें कुछ डिस्काउंट वगैरह नहीं मिल सकता? देखिए, हंसना हंसाना बहुत आसान है, मुश्किल है तो रुलाना। वैसे भी जिंदगी में एक बार का ही तो खर्च है ये, और फिर आपके नाते रिश्तेदार, जान पहचान वाले सखी सहेलियां, सबके सामने आपको अपनी परफॉर्मेंस देनी होगी। तो ऐसे खास मौके के लिए कुछ खास चार्ज भी तो बनता है। वैसे मेरी माने तो ज्यादा कॉस्टली नहीं है यहाँ। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो सराउंडिंग में पता करके आ सकती हैं। सब जगह इससे ज्यादा ही चार्जेस है। अजी नहीं, हमें तो आप पर पूरा भरोसा है। कहीं और जाने की जरूरत क्या है? जाने कहां कहां से चले आते हैं। शादी में लाखों रुपए लगा देंगे, पर विदाई में रोने की तो जैसे कोई वैल्यू ही नहीं। इतनी कंजूसी दिखाएंगे कि बस। मरती क्या ना करती। आखिर में 8,000 रुपए जमा कर मैंने रोने का अभ्यास करना शुरू कर दिया। अब रिंकू ने इत्मीनान से सोफे पर पैर पसारे और बैठे बैठे चारों तरफ नजर घुमाई। एक बड़े हॉल में ग्लास पार्टीशन थे। होने वाली दुल्हनें उसमें अपने अपने तरीके से रोने में लगी थी। एक बात तो पक्की है, कईयों की फुहर रुलाई देख सामने वाले की हंसी छूटना तय है। खैर, मुझे इससे क्या। करीब आधे घंटे बाद हम दोनों वहां से निकली तो ट्रेनिंग सेंटर की सीढ़ियां उतरते वक्त अचानक मेरा पैर फिसला और मैं लड़खड़ाकर गिर पड़ी। मेरे बाएं पैर की एड़ी हल्की लचक के साथ मोच खा गई। पैर को पकड़े मैं दर्द से बेहाल थी। हाय, इसे भी अभी चोट खानी थी। ओह, अरे कोई नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। अच्छा, मुझे अच्छी खासी चोट लगी है और तुझे मजाक सूझ रहा है? अरे नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैं नहीं चाहती हूं कि तू अभी रोकर अपने आंसू बेकार जाने दे। सोच, अगर यही आंसू विदाई के लिए बचा कर रख लेगी तो विदाई कितनी बढ़िया हो जाएगी, है ना? हाँ, बात तो तू सही कर रही है। कितना भी दर्द हो, अब मैं नहीं रोने वाली। पर दर्द इतना ज्यादा था कि वहां से घर जाने की बजाय हमें सीधे क्लिनिक जाना पड़ा।
गनीमत थी कि डॉक्टर ने सिर्फ बैंडेज बांधी और चोट पर लगाने के लिए मलहम दे दिया और साथ ही ये आश्वासन भी कि हफ्ते भर में दर्द चला जाएगा। क्लिनिक से निकली तो सर मुंडाते ही ओले पड़े कि तर्ज पर 1000 रुपए की चपत फिर लग चुकी थी। आखिरकार विदा का वो शुभ दिन आ ही गया, लेकिन शादी की तमाम रस्में निभाने और रात भर जागते रहने के कारण मेरी हालत पहले ही इतनी खराब हो चुकी थी कि मुझे रोना आने लगा। कसम से अगर उसी वक्त विदा का समय तय होता तो मैं बेपनाह रोती और शादी की ये आखिरी रस्म भी आराम से निपट जाती। लेकिन विदाई के मुहूर्त में अभी कुछ समय शेष था, इसलिए मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया हुआ था। एहतियातन हमने तय किया था कि विदाई के वक्त मेरा घूंघट खूब लंबा रहेगा ताकि मैं आराम से रोने की आवाज निकाल सकूं। एन विदा के वक्त मां रोती हुई मुझसे लिपटकर मुझे भी रोने के लिए उकसाने लगी। मैंने भी भरपूर आवाज में अचानक रोना शुरू कर दिया। पर ये क्या, वॉल्यूम कुछ अधिक होने से लोगों के साथ मुझे भी अपनी आवाज थोड़ी अजीब लगी। अतः 1-2 लोगों से मिलकर थोड़ी देर बाद मैं चुप हो गई। तभी 8-10 साल के एक लड़के ने कमेंट किया, अभी तो इतना जोर से रोई थी, अब क्यों नहीं रो रही? शायद मेरे रोने पर उसे मजा आ रहा था। आसपास खड़े लोग उसके इस मासूम सवाल पर हंस दिए, लेकिन मुझे इतना गुस्सा आया कि उठा के एक थप्पड़ लगा दूं उसके गाल पर। इतनी मुश्किल से तो रो रही, उसका भी मजाक बनाए दे रहा। मैंने उसे घूंघट के अंदर से घूरा, पर वो बिना डरे बदले में मुस्कुराता हुआ मुझे देखता रहा। वक्त की नजाकत देख मैंने जैसे तैसे अपने को रोका और थोड़ा धीमे स्वर में रोते हुए आगे बढ़ने लगी कि सामने कुर्सी पर बैठी दादी अचानक बुक्का फाड़कर रोने लगी। हाय, हमारी नाजों में पली बिटिया आज पराई हो गई, अब हम किसके सहारे जिएंगे? उफ, अभी ये भी तो बाकी है। सोचती हुई मैं हैरान परेशान उनसे गले मिलने के लिए थोड़ा झुकी ही थी कि ऊंची हील की नई सैंडल ने गच्चा दे दिया और मेरा पैर स्लिप हो गया। भर भर कर मैं दादी के घुटनों पर आ गिरी। आई! एक जोर की चीख मेरे मुंह से निकली और मैं सिसकियां लेने लगी। आंखों में अचरज का भाव दिए भाभी ने मुझे चुप करवाने की बहुत कोशिश की, पर मुझे न चुप होना था और ना मैं हुई। दरअसल गिरने से मेरी उसी एड़ी में फिर चोट लग चुकी थी जो पहले ही तकलीफ में थी। एक तो भारी थकान में चूर, ऊपर से चोट में बहुत दर्द भी हो रहा था, इसलिए अब मुझे असली का रोना आने लगा। लोग आते गए और गले लगकर मुझे चुप कराते गए, पर मुझे जितना चुप कराया जाता उतनी ही जोर से मैं दहाड़े मारने लगती। सच सबसे ज्यादा आश्चर्य तो मुझे इस बात का हो रहा था कि सबके रोने पर ठहाके लगाकर हंसने वाली तू अपनी विदाई पर इतना रियल कैसे रो रही थी? अरे तो क्या करती, पैर में दर्द ही इतना हो रहा था। एक्टिंग करते करते मुझे सच्ची का रोना आने लगा था। लेकिन उस वक्त जो भी हुआ, भला उस ट्रेनिंग सेंटर का जहां जाने से लगी चोट तुझे इतना दर्द दे गई कि तेरी विदाई सबके लिए यादगार बन गई। और फिर देखना तेरी शादी की सीडी भी क्या खूब बनी है। हम दोनों के ठहाकों से एक बार फिर पूरा घर गूंज उठा था। कहानी खत्म, पैसा हजम। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? hello@piyushagarwal.com पर हमेशा की तरह लिखना मत भूलिएगा। आप जहां कहीं भी हमें सुन रहे हैं, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर करें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न कर जाएं। साथ ही एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर हमें रिव्यू और रेटिंग देना न भूलें। मिलते हैं अगले शुक्रवार एक और कहानी के साथ। कहानी जानी अनजानी पॉडकास्ट में अपना योगदान देने के लिए जाएं piyushagarwal.com पर और सपोर्ट द शो लिंक पर क्लिक करें। यह पॉडकास्ट आपके ही योगदान का नतीजा है। आज के एपिसोड की प्रोड्यूसर हैं देवांशी बत्रा। आप सुन रहे थे कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ, जो कि इंडी पॉडकास्टर की एक पेशकश है। तो हम आपसे मिलते रहेंगे हर शुक्रवार। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए।